आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त फॉर डीलिंग विद करप्शन। ये क्वेश्चन पहले इस प्रकार से आ चुका है। अब नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आप लोकायुक्त या लोकपाल के बारे में बताइए, है ना, या फिर इनकी पावर्स या फंक्शंस बताइए, या फिर डिस्कस करिए अबाउट लोकपाल एंड लोकायुक्त। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम ये आए, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि आपको लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में पूछा जाए। तो मैं आपको पूरा फुल डिटेल वीडियो बताऊंगी और आपको हर बार क्वेश्चन कैसा भी आए आंसर यही लिख के आना है, अच्छे खासे आपको नंबर मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे अपने हर आंसर के। देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त एक एंटी करप्शन बॉडी है जिसको लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के द्वारा बनाया गया था। ये करती क्या है? तो एंटी करप्शन है, यानी करप्शन को रोकने के लिए बनाया गया है, भ्रष्टाचार की प्रॉब्लम से निपटने के लिए बनाया गया है। जो हम देख रहे हैं समाज के हर कोने में, हर एक ऑफिस में, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं या तो खुद भ्रष्टाचार फैला रहा है या भ्रष्टाचार का शिकार बन चुका है। तो इसको हमें रोकना होगा और इसी के लिए लोकपाल और लोकायुक्त का इंस्टीट्यूशन बनाया गया था। सेंटर लेवल पे होता है लोकपाल और स्टेट लेवल पे होता है लोकायुक्त। अब देखिए, ये जो करप्शन की प्रॉब्लम है ये यूबिक्यूटस है, मतलब हर तरफ फैली हुई है। ये हमारी इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी को बर्बाद कर रही है। जो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था, जिसको हम शॉर्ट में एआरसी कहते हैं, उसने भी रिकमेंड किया था कि हमें दो स्पेशल अथॉरिटीज़ को गठित करना चाहिए, बनाना चाहिए। एक थी लोकपाल और दूसरी थी लोकायुक्त। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब आगे देखिए, इंट्रोडक्शन बताने के बाद हम लिखेंगे लोकायुक्त कैसे आगे, मतलब ये पोजीशंस बनी, कैसे इवोल्यूशन हुआ, ज़रूरत और सिग्निफिकेंस। अगर आप हेडिंग डाल डाल के लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अगर हम ओरिजिन की बात करें लोकायुक्त की, तो ये स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ है ना हमारी, वहाँ से हमने ये आइडिया लिया है कि कोई लोकायुक्त बनाना चाहिए। ठीक है, दरअसल ये जो ओम्बड्समैन होता है, ये करता क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है सिटीजन को किसी भी प्रकार के मल एडमिनिस्ट्रेशन से। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आपका पेपर ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता है? यही सारे आईएएस वगैरह हमारे। लेकिन अगर इसके आगे हमने मल लगा दिया, मतलब ये लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। तो जो भी समस्या मल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी होती हैं, उनको देखने के लिए ओम्बड्समैन का पोजीशन बनाई जाती है। और स्वीडन के बारे में आपने सुना होगा ना, शानदार कंट्री है। वैसे मैं गई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इतना मैंने वीडियोस देखी है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, खूबसूरत देश है। तो ये वो कंट्री है पहली जिसने ओम्बड्समैन का इंस्टीट्यूशन बनाया था 1809 में। बताइए, हम 2013 में एक्ट बना रहे हैं और 1809 में ही इन्होंने इंस्टीट्यूशन बना लिया था। तभी तो इन कंट्रीज में काफ़ी कम हमें करप्शन के केसेस देखने को मिलते हैं, ना के बराबर कह लीजिए। अगर वर्ल्ड की तुलना करें, आप वर्ल्ड की और दूसरी कंट्रीज से तुलना करें तो। और ये सब देखते हुए हमारी जो भारत की सरकार है, उसने भी इनिशिएटिव लिए कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को करप्शन से मुक्त करने के लिए, गलत जो माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, गलत गतिविधियां हो रही हैं हमारे सरकारी दफ्तरों में, उनसे निपटारा करने के लिए एंटी करप्शन के 2 वॉच डॉग्स तैयार किए गए थे, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, लोकपाल एंड लोकायुक्त। ये जो लोकायुक्त होता है, ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। इसका मतलब आप समझते हो, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बोल दो, मतलब संविधान में उसका नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये संविधान के द्वारा नहीं बनाया गया, इसको हमने एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है, जिसका हमने अभी पढ़ा था 2013 में जो एक्ट आया था। तो जिनको हम एक्ट के द्वारा बनाते हैं उनको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो लोकायुक्त भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका जो टेन्योर है वो फिक्स्ड होता है और ये अपने फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली करती है, मतलब स्वतंत्र है। अब जो पर्सन को हम अपॉइंट करते हैं ना एज अ लोकायुक्त या लोकपाल, तो वो ज़्यादातर क्या होता है,
हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हुआ होता है या फिर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। ऐसे ही लोगों को नियुक्त किया जाता है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र क्रिएटेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त इन 1972, फॉलोड बाय राजस्थान 1973, उत्तर प्रदेश 1975, मध्य प्रदेश etc. In few states there is a provision of लोकायुक्त and उप लोकायुक्त, फॉर एग्जाम्पल इन महाराष्ट्र एंड राजस्थान। तो देखिए कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूशन बना लिया था लोकायुक्त का, ठीक है, ये ईयर्स दिए हैं, आप लिख सकते हो। तो कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जहां पर लोकायुक्त के अलावा उप लोकायुक्त भी होता है, मतलब उसका एक और मतलब पोजीशन दे दी गई है, एक और पोस्ट निकाल दी गई है सो दैट हेल्प कर सके। उप लोकायुक्त क्या करेगा, लोकायुक्त को असिस्ट करेगा स्टेट में। तो दो स्टेट का नाम है महाराष्ट्र और राजस्थान, इन लोगों ने कर लिया है। अब पहला एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था, उसने तो बोल दिया कि दो आप वॉचडॉग तैयार करो। अब जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था उसने अपनी जो रिपोर्ट थी उसको एंटाइटल किया था एथिक्स इन गवर्नेंस, ठीक है, ये मतलब उसकी रिपोर्ट को उन्होंने टाइटल दिया था। और क्या रिकमेंड किया था कि लोकायुक्त जो आपने बना दिया है वो मल्टी मेंबर बॉडी होना चाहिए, मतलब उसके अंदर सिर्फ एक आदमी नहीं होना चाहिए, मल्टी मेंबर और भी कुछ सदस्य होने चाहिए। जैसे उसके अंदर जुडिशियल मेंबर होने चाहिए जिनको हम चेयरपर्सन बोले, है ना, और बोल सकते हैं कोई एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए, मतलब जो ज्यूरी में अपने बैठते हैं, या कोई एमिनेंट एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट विजिलेंस कमीशन एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर, और आपको पता होगा कि एक हमारा विजिलेंस कमीशन भी होता है स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल का भी, तो उसका जो हेड होता है उसको भी आपको मेंबर बनाना होगा। The chairperson of the लोकायुक्त should be selected from a panel of the retired Supreme Court judges or retired Chief Justice of High Court, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और इनको सिलेक्ट कौन करता है, बाय कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ये स्टेट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम लोकायुक्त की बात कर रहे हैं। लोकपाल होता है सेंटर लेवल पे, लोकायुक्त होता है स्टेट लेवल पे। ये बात आप समझ गए ना कि चेयरपर्सन को कौन इलेक्ट करेगा, एक पैनल इलेक्ट करेगी जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं या रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकते हैं किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट के, और लीडर होना चाहिए ऑपोजिशन का लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट का, ठीक है। इतने सारे एफर्ट के बाद लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो 2013 में आया गया था उसको प्रेसिडेंशियल एसेंट मिले जनवरी 1 में 2014 में, और ये फोर्स में कब से आ गया था, 16 जनवरी 2014 से। अब हम देखेंगे थोड़ा सा लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के बारे में। सो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, इसको हम नॉर्मली बोल देते हैं लोकपाल एक्ट। ये क्या करता है, इसने एस्टैब्लिश कर दिया है लोकपाल को फॉर द यूनियन बोल दो या तो सेंट्रल लेवल बोल दो, और लोकायुक्त स्टेट लेवल पे बोल दो। ये सारी एलिगेशंस को इंक्वायर करता है, क्या क्या बुरी मल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, मल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहे हैं, भ्रष्टाचार क्या हो रहा है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बीच में या सरकारी दफ्तरों में, इसकी जांच पड़ताल करता है। जब आप अलग अलग टॉपिक लेके तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में अगर आप इन बातों को रिपीट करते हैं तो इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। द एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड इज एप्लीकेबल टू पब्लिक सर्वेंट्स विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। देखो जो भी पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, सबसे बड़े पब्लिक सर्वेंट्स तो अगर आप बोलो तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम किसका आता है, यूपीएससी क्लियर करके जो बैठते हैं हमारे आईएएस, ठीक है, कलेक्टर वगैरह, तो ये भी इनके घेरे में आते हैं। मतलब अगर ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो इनको भी लोकायुक्त पकड़ सकता है, चाहे फिर इंडिया में हो या फिर इंडिया के बाहर हो। फॉर्मर मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट शुड ऑल्सो बी कवर्ड इन दी लेजिस्लेशन, इनको भी कवर करना चाहिए जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं। द चीफ मिनिस्टर शुड बी इनवेरिएबली कम विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ लोकायुक्त। क्या बोला जा रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर है उसको भी लोकायुक्त के ज्यूरिडिक्शन के अंदर आना चाहिए।
और लोकायुक्त के पावर क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए कि वो अपनी इंक्वायरीज खुद कर सके, इंक्वायर कर सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके इंडिपेंडेंटली, और अपनी कोई एजेंसी रन करना चाहता हो इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वो भी कर सके। ठीक है, लोकायुक्त को किसी भी सरकारी दफ्तर की कुछ जांच पड़ताल करनी है तो कोऑपरेट करना पड़ेगा सरकारी ऑफिसर्स को, अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, अगर वो लोग नहीं करते हैं, डिले करते हैं जानबूझ कर या कुछ भी, तो उनको भी पनिश किया जा सकता है अंडर द लॉ। ठीक है, अ कमिटी ऑन द लोकायुक्त शुड बी सेट अप टू मॉनिटर द फॉलो अप ऑफ द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन, और एक कमेटी भी बनाई जाएगी, जांच पड़ताल करेगी कि सारी चीजें सही से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं एज जैसे रिकमेंड किया गया था। आगे देखिए, अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए लोकायुक्त की तो वो क्या रहेगी, इसके अंदर कोई भी यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है, क्योंकि सब स्टेट्स ने अपने अपने हिसाब से अपना एक स्ट्रक्चर बना रखा है। जैसे कि राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन लोगों ने लोकायुक्त भी बना रखा है और उप लोकायुक्त की भी पोस्ट बना रखी है, लेकिन उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के अंदर सिर्फ लोकायुक्त ही होते हैं। तो कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब आप समझते हो एक जैसा, स्कूल में हमारी यूनिफॉर्म होती थी, उसका मतलब क्या था कि सभी बच्चों ने एक जैसे कपड़े पहन रखे, यूनिफॉर्म है वो। और यहाँ यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि हर राज्य ने अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से पोजीशन को क्रिएट कर रखा है। अब अगर क्वालिफिकेशन और टर्म ऑफ ऑफिस की बात करी जाए तो फॉर लोकायुक्त जुडिशियल क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब्ड इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा एंड कर्नाटका। तो कुछ जो जुडिशियल क्वालिफिकेशंस है ना, उनके बारे में बात की गई है इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर कि लोकायुक्त बनना है तो ये चीज़ें आपके क्वालिफाई आप होना चाहिए। लेकिन अगर बात करी जाए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की, तो जैसे कि बिहार हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की बात नहीं कही गई है। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स्ड फॉर लोकायुक्त इन मेजॉरिटी ऑफ स्टेट इज ऑफ 5 years ड्यूरेशन और 70 years हिमाचल प्रदेश। देखो, ज़्यादातर राज्यों में क्या है कि 5 साल तक आप लोकायुक्त बने रह सकते हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 70 years बोला गया है। Whichever is earlier and लोकायुक्त is not eligible for reappointment for second term। ये बात याद रखिएगा कि लोकायुक्त को आप रीअपॉइंट नहीं कर सकते हो, मतलब एक बार जो लोकायुक्त बन गया तो वो दोबारा लोकायुक्त नहीं बन सकता। देखो, यहाँ पर फंक्शंस दिए गए हैं लोकायुक्त के, और मुझे लगता है इतना बताने की ज़रूरत नहीं, अब आप समझ गए होंगे। सिटीजन्स की सुनेंगे अगर कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ी हो रही है, जो भी ग्रीवेंसेस हैं लोगों के, उनको देखेंगे, जिसके भी खिलाफ हैं उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अगर मान लो किसी सरकारी विभाग की भी जांच करनी है तो उसको भी कर सकते हैं, और कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर वो लोग नहीं कोऑपरेट करते हैं तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, उनको पनिश किया जाएगा। ठीक है, और लोकायुक्त क्या करेंगे, एकदम फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मतलब किसी बिल्कुल फेयर, मतलब समझ लो ना, इम्पार्शियल मतलब किसी के भी वो नहीं करेंगे, पक्ष नहीं लेंगे किसी का भी, और गलत निर्णय नहीं लेंगे, किसी का पक्षपात नहीं करेंगे। इसका कहने का सेंस ये था मेरा। ठीक है, और अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो हेल्प भी ले सकते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का। ठीक है, ताकि बेटर इन्वेस्टिगेशन हो सके। तो ये सारे फंक्शंस हो गए लोकायुक्त के। तो देखिए, जो रिपोर्ट्स आई हैं लोकायुक्त की, जो भी उन्होंने काम किया, तो उससे ये पता पड़ा है कि सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट आती है ना, वो किन डिपार्टमेंट्स को लेके आते हैं, पब्लिक वर्क, हेल्थ से जुड़े, इरिगेशन से जुड़े, सिविल सप्लाई से जुड़े, म्यूनिसिपलिटी से जुड़े, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े। तो सबसे ज़्यादा जो करप्शन है या जो मल प्रैक्टिसेस हो रही है वो इन्हीं डिपार्टमेंट से हो रही है, और इन्हीं की कंप्लेंट सबसे ज़्यादा होती हैं। और इसके रिगार्ड में समटाइम्स जेन्युइन कंप्लेंट्स बाय अफेक्टेड सिटीजन मेड टू द स्टेट लोकायुक्त आर रिजेक्टेड फॉर वांट ऑफ jurisdiction, anonymity and triviality. On the other hand, lokaयुक्त complain that they do not get sufficient information from the government departments and the state investigating agencies. As a result, complaints filed with lokayukts are not cleared expeditiously, and thus citizens do not get speedy
जस्टिस, जो अभी तक हमारे यहाँ होता है। इतनी सारी कंप्लेंट्स जाती हैं, अगर लोकायुक्त अपनी कार्रवाई करना भी चाहते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं राज्यों की, वो क्या करती ही नहीं है, कोऑपरेट नहीं करती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती है सरकारी दफ्तरों से भी, और इस वजह से कई बार जो जस्टिस है मिलने में डिले हो जाता है। और आपको तो इंडिया का असली हाल पता ही है, यही होता है, लेकिन पेपर में ऐसे ज़्यादा मत लिख के आना, जो पावर फंक्शंस जो बताएं वो सब कुछ लिख के आना, उसके बाद में इन द लास्ट में जो मैंने अभी आपको बताई है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आती है, वो आप लास्ट में लिख के आना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे बता देना कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या।